ये खास पेशकश 1 साल नमो नमो। 1 साल नमो नमो, जी हां, हम इस खास बुलेटिन में चर्चा करते हैं कि 1 साल में जो मोदी जी ने वायदे किए थे, क्या वो जमीन पर आए? क्या अच्छे दिन लौट आए? क्या लोगों की जो उम्मीदें मोदी जी से थीं वो पूरी हुई? क्या लोगों का जो विश्वास, यकीन मोदी जी के नारों में था वो जमीन पर आ चुका? इसी बात को विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं एडवोकेट विशाल, जो आम आदमी पार्टी से हैं, सचिव संगठन है वो जिले के। विशाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं राजकुमार बोहरा जी। राजकुमार बोहरा जी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। बोहरा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। ये हमारे दो खास मेहमान हैं जिनसे आज हम 1 साल नमो नमो पर चर्चा करेंगे। 1 साल नमो नमो, जी हां, कुछ दिन बाद ही मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे। 12 महीनों में उन सपनों का जमीन पर आना क्या शुरू हो गया है? क्या सपने अभी भी पाइपलाइन में हैं? क्या अच्छे दिन आ गए हैं? क्या लोगों की उम्मीदें मोदी जी पर उतनी ही बरकरार हैं जितनी तब थी जब वो चुनाव के भाषण दिया करते थे? सबसे पहला सवाल बोहरा जी आपसे, क्या अच्छे दिन आ गए हैं? जरूर मिश्रा जी, अच्छे दिनों की जो आहट हमें सुनाई पड़ रही है आने वाले समय में, बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छा भविष्य लेकर, आम इंसान से लेकर पूरे भारतवर्ष का ऐसा बनने जा रहा है। ये मोदी जी ने अपने पहले साल में दिखा दिया है कि हिंदुस्तान के अच्छे दिन जो कभी बातों में हुआ करते थे, आज हमारे सामने आने वाले। क्या क्या अच्छे दिन आ गए हैं जी? आप कुछ काम से बता दीजिए ताकि मेरे दर्शक समझ सके कि अच्छे दिन का मतलब ये होता है। जरूर, आज आम जन जो है वो इस सरकार से अपने आप को जुड़ा हुआ पा रहा है। मोदी जी की ऐसी योजनाएं आ रही हैं जो इस वर्ग को अपने साथ अपना स्वाभिमान देते हुए उन योजनाओं को आगे बढ़ा के ले जा रही हैं। अभी जनधन योजना की बात हम कर लेते हैं, अभी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लेते हैं, अभी हम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात कर लेते हैं। तो ये आम लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल बातों में ही काम कर रहे हैं, हमारे काम को भी हमारे सामने लोग देख रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ बातों के बतासे नहीं बट रहे हैं, जमीन पर भी वो चीजें आ रही हैं। विशाल जी, आपसे सीधा सवाल कि जो बातों के बतासे थे वो अब जमीन पर लोगों के जहन में मिठास घोलने लगे हैं या सिर्फ अभी भी हवा हवाई है? देखिए जी, ये तो पूरी तरीके से हवा हवाई बने हुए हैं इस वक्त। आप देखेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोहरा साहब कह रहे हैं कि ये हमने ऐसी योजनाएं ला दी हैं, आप मेरे को कोई भी सिंपल सी एक योजना बता दीजिए जो सीधे के सीधे गरीब परिवार या गरीब आदमी से जुड़ी हुई है। बताया उन्होंने जनधन योजना। क्या है जनधन योजना? सर, जनधन योजना इन्होंने जिस तरीके से चलाई थी, क्या एक खाता देकर जी उस खाली खाते से क्या आदमी का पेट भरा जा सकता है? जी नहीं भर सकता। आदमी को खाने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाते चाहिए। सारे खाते आप देखेंगे 72% खाते जिनके अंदर 1 भी रुपया नहीं है जो इन्होंने खोले हैं। आम आदमी उस खातों को क्या करेगा? जब तक उसका रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं होगा, जब तक वो कमाएगा नहीं, वो उन खातों के अंदर रखेगा क्या? भाई, उन खातों के अंदर कोई सरकार तो पैसा डालने वाली है नहीं। अगर या तो नरेंद्र मोदी जी उन खातों के अंदर सबको हर महीने 3-3, 5-5 हजार रुपए डाल के दे तो कहें कि भैया उनके लिए कोई एक ये काम तो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। आपकी पार्टी से एक सवाल बहुत अच्छा उठता है, सरकार क्यों 3,000 रुपए दे? आपको भगवान ने सकुशल बनाया? नहीं, सरकार नहीं देगी। अरविंद केजरीवाल जी इस तरह लोगों को मुफ्तखोरी क्यों सिखा रहे हैं? आम आदमी पार्टी से एक सवाल मेरा है, मेरे को बहुत बार ये टीस उठती है, क्यों मुफ्तखोरी आप सिखाना चाहते हैं? सरकार ही क्यों दे? आप सरकार को क्यों नहीं देना चाहते? अब इसमें ना जी समझने वाली बात होती है। समझाइए। आप इसको कह रहे हैं कि सरकार मुफ्तखोरी सिखा रही है। जी, मुफ्तखोरी नहीं सिखा रहे अरविंद केजरीवाल जी। वो गरीबों का हक दे रहे हैं। दूसरी पार्टियां क्या करती हैं? बड़े बड़े जो क्या कहते हैं औद्योगिक घराने हैं, उद्योगपति हैं, उनको तो करोड़ों लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। क्या अपने गरीब आदमियों को, गरीब जो हमारी जनता है उसको कुछ 100 करोड़ की सब्सिडी देकर, उनके थोड़े से बिजली बिल माफ कर उनका थोड़ा सा पानी का बिल माफ करके क्या उनकी मदद नहीं की जा सकती? 12 रुपए के बीमा में 2 लाख रुपए की एश्योरिटी मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले ही ये परियोजना लॉन्च किया, अटल बीमा योजना। ये गरीब के लिए नहीं है? क्या गरीब के लिए? 12 रुपए में आप उनसे 12 रुपए लेके 2 लाख रुपए की, आप तो उनकी मरने की कामना कर रहे हैं इस तरीके से। तो
मरने कि के काम इसको क्या कहते हैं, दुर्घटना में ही अगर उसकी मृत्यु होगी तभी ये 2 लाख रुपया उसको नहीं, उसको अगर अंग भी क्षतिविहीन होगा तब भी 2 लाख ही मिलेगा। अगर अंग भी उसका ये विकलांग हो गया, दुर्भाग्य से दुर्घटना में वो प्राण नहीं गए, काम करने लायक नहीं है, तब भी वो 2 लाख रुपए का संबल है उसके पास। कैसे मिलेगा? जब तक कहते हैं कि लोगों के पास वो चीज आ ना जाए तब तक कैसे मांगे? इन्होंने जनधन योजना के अंदर भी इसी तरह की एक जुमला इसी तरह का एक जुमला फेंका था, सुनिए, इसी तरह का एक जुमला फेंका था कि जनधन योजना के अंदर जो खाते दिए जाएंगे, अगर उसमें कुछ आकस्मिक दुर्घटना किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है तो उसको पैसे दिए जाएंगे, बीमा किया गया था। आप मेरे को बता दीजिए, पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने एक भी सिंगल व्यक्ति को उसका बीमा का क्लेम दिया हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि ये 12 रुपए वाली इनकी। आप मुझे ये बता दीजिए, जो आदमी मर गया हो और उसे बीमा ना मिला हो, मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक ऐसे आदमी का नाम बता दीजिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप बैठे हैं, जो जिसकी जान चली गई हो और जिसे बीमा ना मिला हो, आप मुझे बता दीजिए। सार्वजनिक मंच पे बैठे हैं आप। अगर इस तरह की बात थी, अगर आप मेरे को पहले बता तो मैं बिल्कुल। आप इस तरह के आरोप लेके आए, लेकिन आप इस तरह का जवाब लेके नहीं आए। मैं इस चीज को प्रूव कर दूं आगे किसी तरह आगे कोई भी। आज आपने आरोप लगाया, आज आप डिबेट नरेंद्र मोदी जी के कार्य, मैं उसी पे कर रहा हूँ, उसी पे कर रहा हूँ। आम आदमी के नहीं, उस पे नहीं। आपने ही कहा है कि जनधन योजना एक खाली लिफाफा है। जनधन योजना सिर्फ बातों का बतासा है। उसमें लोगों को जो मर जा रहा है उसको बीमा की क्लेम किया गया, लेकिन अभी तक नहीं मिलेगी। मैं उसी सवाल पे पूछ रहा हूँ, आपके सवाल का ही काउंटर सवाल है मेरा, कि आप मुझे एक ऐसा नाम बता दीजिए जो व्यक्ति मर गया और उसे बीमा नहीं मिला। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब पिछले 1 साल के अंदर भारत देश के अंदर कोई मृत्यु नहीं हुई है? किसी तरह मृत्यु हुई, गरीब आदमियों की मृत्यु हुई होगी ना। आप बीजेपी का ये चीज लाके रखिए ना, कोई आंकड़े दिखाइए तो सही, कितने लोगों को क्लेम दिया गया। आप इस बात को नकार कैसे सकते हैं? नकार नहीं रहा, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ ना कि नहीं मिला। मैं आपको इतनी सी चीज बता रहा हूँ कि आप मुझे ये तो बताइए कि पिछले 1 साल में जब से ये जनधन के खाते खुले हैं तब से काफी लोगों की मृत्यु जरूर हुई होगी। बिल्कुल हुई। ये एक प्रकृति का नियम है, जरूर कुछ लोगों की मृत्यु हुई होगी। क्या उन लोगों को इस तरह का पैसा उनको? विशाल जी ने 2 तरह के स्टेटमेंट दी हैं। मैं दो बातों का क्लियर कर दूं। विशाल जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखे, 2 तरह की बातें कही हैं इन्होंने। जब मैंने कहा कि अटल बीमा योजना भी मोदी जी ने परसों लॉन्च की है, 12 रुपए देके 2 लाख का बीमा, तो विशाल जी ने इसी मंच पे, इसी प्लेटफॉर्म में, इसी स्टूडियो पे कहा कि बीजेपी इसमें बीमा नहीं कर रही है, लोगों के मरने की कामना कर रही है। जब मैंने उनसे कहा कि जनधन योजना के तहत काम हो रहा है, तो आपने कहा कि हाँ, ये तो प्राकृतिक स्वभाव है, मौत तो प्राकृतिक है। आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि सरकार मरने की दुआ कर रही है या मौत प्राकृतिक होती है? नहीं, आप इस चीज को बातों में उलझा रहे हैं। मैंने उस चीज उन्होंने जो जनधन खाते खोलने की बात की, बोहरा जी को मैं बीच में लाता हूँ। बोहरा जी, आप मेरी बात से सहमत हो? मैं उसमें क्लेम की राशि जानना चाह रहा हूँ, कितने लोगों को क्लेम दिया गया। सेम उसी तरीके से इस 12 रुपए वाली जो ये स्कीम लेके आए हैं, इसका भी वही हाल होने वाला है कि जनता को मिलने कुछ नहीं वाला। सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर जनता को मिलने, जैसे इनके खोखले वादे चल रहे हैं पिछले 1 साल से, ये भी एक खोखला वादा जुमला ही साबित है। मुझे इस बात को, ये जुमलों की पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रवादी को सुन लेता हूँ इस डिबेट में। मिश्रा जी, पिछले 1 साल से ये चीज चल रही है, जो केजरी और उसकी सेना बोले वो सही, बाकी सब गलत जी। अब मैं इन पे आरोप प्रत्यारोप करूं तो हमारी बहस का मुद्दा ही बदल जाएगा कि हम आज यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो 1 साल मोदी की सरकार आई, उसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर क्या बदलाव है। अब बदलाव की बात अगर हम लेके चलते हैं, एक आम आदमी, एक आम रिक्शा वाला, साइकिल वाला, वो कहता है यार मोदी तो एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, अगर ये प्रधानमंत्री देश को 10 साल पहले मिला होता तो जहां चाइना है आज वहां हिंदुस्तान होता। क्या बात। और आज के बाहर की रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर चाइना को हिंदुस्तान पछाड़ने जा रहा है। जी। हमारी जो ग्रोथ बढ़ने जा रही है वो 7.9 से लेकर 9 पॉइंट तक पहुंचने जा रही है, और संभावनाएं बताई जा रही है, और चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो 6 के ऊपर आने वाली है। अब इसको आप अच्छे दिन कहेंगे या नहीं कहेंगे? विशाल जी। सर जी, ये कुछ नहीं है, एक आंकड़ों की बाजीगरी है जी। आप कह रहे हैं कि इसकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है। अरे जमीन पर आम आदमी को क्या मिल रहा है? जमीन पर आम आदमी उसी तरीके से इन्होंने, आप लोगों ने एक वादा किया था जी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या महंगाई कम हो गई? आपकी महंगाई बढ़ी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, उसी रफ्तार से महंगाई जारी है, सब चीज महंगी कर दी गई। मुझे लगता है आज भी आप देखेंगे दालों के रेट, आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों के अंदर 30-35 रुपए दालों के ऊपर बढ़ गए हैं। ये क्या महंगाई कम हो रही है कि बढ़ रही है?
अगर इसी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी तो इतना बड़ा जो एक क्या कहते हैं काल्पनिक कैंपेन चलाया इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने कि हम तो आते ही सब कुछ सस्ता कर देंगे, हम तो आते ही बिल्कुल सड़कों को अच्छा कर देंगे, हम तो आते ही बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम तो आते ही सो स्मार्ट सिटी बना देंगे। क्या हुआ? धरातल पे कोई भी एक काम हुआ? कुछ भी नहीं। यहां तक कि इनको एक मौका मिला था कि पेट्रोल के प्राइस बैरल प्रति बैरल जो $120 का हुआ करता था, इनके राज में वो $40 तक पहुंचा। लेकिन आम जनता को इन्होंने क्या लाभ पहुंचाया? आप जवाब दीजिए राजकुमार जी, जवाब दीजिए। आप पे बड़े तीखे सवाल हुए हैं। विशाल जी से एक बात ये पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सरकार या कोई भी सरकार वो टैक्स के बल पे चढ़ती है, ना कि लोगों से लूट के चलती है या लोगों को भिखारी बना के चलती है। जी, मैं पूरी दिल्ली को वाईफाई कर दूंगा, उससे आम आदमी को क्या फायदा होगा थोड़ा सा ये बताएं। उससे एक रिक्शा वाले को क्या फायदा होगा थोड़ा सा ये बताएं। उसमें एक स्कूल के बच्चे को क्या फायदा होगा? आप वाईफाई फ्री करने जाने की जो आपने वादा किया था चुनाव के बाद, ही आपने बोला मैं फला क्षेत्र में फला जगह पे इतने टाइम के लिए वाईफाई फ्री करूंगा। जी, क्या रहा उस वादे का? अगर हम वादे को ही तोड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे के वादी बताने शुरू कर दें, तो उसमें हमारी बहस नहीं रहेगी। रही बात अब महंगाई की, जी, जो महंगाई कांग्रेस के राज में बहुत तेजी से सुरसा की तरह बढ़ा करती थी, वो अपनी जगह पर रुकी है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। रुकने के बाद वो नीचे आई है, ये भी एक उपलब्धि है। आज गरीब को रोटी बहुत आराम से मिल रही है। आज गरीब को उसके भविष्य का, अपने बच्चे को भविष्य सुरक्षित नजर आने लगा है अटल बीमा योजना के अंदर। क्या ये एक उपलब्धि नहीं है? मोदी जी ने कल ही एक बात करी है कि मैं इस देश को टीम इंडिया की तरह चलाऊंगा, मैं केवल दिल्ली के बल पे इस देश को नहीं चलाऊंगा। और केजरीवाल जी कहते हैं जो केजरी सही बाकी सब गलत। जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के दिन को मानने से इनकार कर दिया, ये ढकोसला है, बड़े लोगों का ढकोसला है, तो उससे हम उम्मीद कर सकते हैं। सीधा सवाल, तीखा सवाल विशाल जी। इन्होंने 4 उदाहरण आपको दे दिए जिससे अच्छे दिनों के आने की आहट हो रही है, सुगबुगाहट हो रही है और जमीन पर वो अच्छी चीजें दिखने लगी हैं। एक आरोप जो केजरी कहे सही बाकी सब गलत, आपका क्या एक आंदोलन का हिस्सा है क्या? ईमानदारी से बताइएगा विशाल जी कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपके कहाँ भागे? नहीं, जो आरोप लगाए इन्होंने, ये चीजें तो ये पिछले बीजेपी और कांग्रेस पिछले 2.5-3 साल से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, तब से ये एक आरोप चिपकाने की कोशिश कर रहे थे कि आरोप लगाओ भाग जाओ। अरे भाई, जिस वक्त हम सरकार में नहीं थे उस वक्त तो हम खाली आरोप ही लगा सकते थे। सारी जांच एजेंसियां इनके हाथ में थी, कांग्रेस के हाथ में थी, बीजेपी के हाथ में। अब बीजेपी विशाल जी को शायद ये पता नहीं है, विशाल जी को शायद ये बात याद नहीं है, जब आप सीएम थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, तब भी आपने आरोप लगाया और आपने बतौर मुख्यमंत्री धरना दिया है। आपने अपनी जानकारी बढ़ाई है सर जी। सर, उसमें देखिए कि जब 49 दिन की सरकार थी, तब रिलायंस के ऊपर, मुकेश अंबानी के ऊपर, वीरप्पा मोइली के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने FIR दर्ज करी थी। उसके बाद शीला दीक्षित पर भी की, जब उन्होंने शीला दीक्षित भी की, बिल्कुल की थी FIR दर्ज हुई थी शीला दीक्षित पे, रिलायंस के ऊपर। शीला दीक्षित जी पे हुई। एक झोला बस्ता का लेके सबूतों का केजरीवाल जी चल रहे थे। उन्होंने जनता को कहा मेरे पास एक बक्सा सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ। 49 दिन में धरने पे बैठ गए। शीला दीक्षित पे आरोप हुआ क्या? अभी इस सरकार को लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। ये काम तो इन्होंने भी किया था केजरीवाल। ये तो पिछले 20 साल से सरकार के अंदर। फिर आप में और इनमें अंतर क्या है? आप में और इनमें क्या अंतर है? मैं यही जानना चाहता हूँ। मेरे दर्शकों सुन लो, ये कह रहे हैं कि ये भी पिछले साल से वही है, इन्होंने भी वही किया है जो हम कर रहे हैं। हम तो 6 महीने। आप में और इनमें अंतर क्या है? आप ऐसा कहकर आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ। पिछले 49 दिन में उन्होंने बैठते ही FIR दर्ज करी। जैसे ही उनको शीला दीक्षित जी के खिलाफ FIR हुई क्या? शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी अब होगी। कब? अब आप देखिएगा। 6 महीने में हुई है। 6 महीने कहाँ 6 महीने हुए हैं? आपकी बात ही गलत है। अभी हमारी सरकार को आए हुए मात्र 90 दिन 90 दिन। 6 महीने कैसे? 49 दिन पिछला भी जोड़ो। कैसे जोड़ सकते हैं आप? अब मुख्यमंत्री नहीं थे वो। इसके बाद सरकार अलग थी। मुख्यमंत्री एक था, 6 महीने, पार्टी एक थी। 6 महीने सर जी फिर भी नहीं होते। FIR होने में कितने दिन लगते हैं? आप किसी FIR होने को कितना समय मानते हैं? जब आपके पास सबूत हो, जब आपके पास मुद्दे हो, जब आपके पास आरोपी हो, FIR होने में कितने दिन लगते हैं? ये बता दीजिए मेरे दर्शकों को। आप सीधे, मैं भ्रमित नहीं करूंगा, आप बता दीजिए। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। सारी चीज इसमें FIR कानूनी प्रक्रिया नहीं होती साहब। नहीं, FIR दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया नहीं है। वो सिर्फ एक शिकायत पे होती है। और आपके मुख्यमंत्री के पास सबूतों का पिटारा था।
आप देखिए ना, अभी 5 साल का मैंडेट दिल्ली की जनता ने हम लोगों को दिया है। आप लोग देखिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार वहां पर किस तरीके से इन सारे भ्रष्टाचारों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करती है। अभी वो पूरे संगठन को, पूरी सरकार को सही तरीके से करने में कि इनकी जो 4 बंदों की आम आदमी पार्टी चली थी 4 कदम, सत्ता आते आते वो 2 बंदों की रह गई। कहाँ है वो मैंडेट? क्या वो मैंडेट यादव जी को नहीं मिला था? क्या वो मैंडेट सर यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि ये चीज आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आपने रखी है या नरेंद्र मोदी जी के 1 साल के कार्यकाल को रखने के लिए? नहीं, अगर आप इस तरीके की डिबेट चाहते हैं तो किसी दिन और डिबेट रखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर रखिए। मैं सारे सवालों का उसी तरीके से जवाब दूंगा। आप आरोप लगाएंगे, आपको सुनना भी पड़ेगा, अपने आरोपों का जवाब भी देना होगा। नहीं, बिल्कुल। मैं आप आरोप लगा के आप आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहे हैं, ऐसी डिबेट नहीं हो सकती। बीजेपी से सवाल करने पड़ेंगे कि उन्होंने अपने एक कार्यकाल में क्या क्या किया। तो बीजेपी ही आप पे आरोप लगा रही है ना, आप भी तो उदाहरण दीजिए, आप भी सरकार में। वो मेरे आम आदमी पार्टी पे डिस्कस करने के लिए नहीं, सरकारों पे डिस्कस है। सरकार के कामकाज आप क्या चाह रहे थे? आप ये सुविधा सोच के आए थे कि सिर्फ मैं आरोप आज लगाऊंगा बीजेपी पे, मुझे कुछ जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या आपने ये सोचा था? हम तो कार्य कर रहे हैं, हम तो दिल्ली की जनता को सारी चीजें, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। उन्होंने दिल्ली की जनता में हमने 3 महीने के अंदर काम करके दिखाया। हमने बिजली के बिल आधे किए, हमने पानी 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त किया, हमने कई सारे और काम किए हैं वहाँ पर। जी, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। बीजेपी ने केंद्र के अंदर इतने बड़े बड़े वादों के साथ, मोदी सरकार के अच्छे दिन के वायदे क्या जमीन पर आ पाए हैं? क्या मोदी सरकार के किए हुए वायदे आम लोगों तक पहुंच पाए हैं? ये बहस अभी गर्मा गर्म मुकाम पे है। विशाल जी और राजकुमार जी दोनों ही अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। और एक बात ये भी मेरे ऊपर लग रही है कि बहस का मुद्दा कहीं और ना ले जाएं। लेकिन क्या जनता जानती नहीं है कि जब आप आरोप लगाएंगे तो आपको जवाब भी देना होगा, और आरोप के घरों में घेरे में आप भी होंगे, क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी गर्मा गर्म बहस में और जानेंगे आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, अच्छे दिन आए या नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा चल रही है 1 साल नमो नमो। बेशक 1 साल होने जा रहे हैं मोदी सरकार को, लेकिन क्या अच्छे दिन आ गए? क्या वायदों पर अमल हुआ है? क्या लोग यकीन करने लगे हैं कि देश में सुधार हो रहा है? देश में सुधार हो राजकुमार जी, अच्छे दिन आ जाएं जनता के बीच में, कैसे मानेगी जनता? सही कह रहे हैं विशाल जी कि जब तक जनता की झोली में कुछ नहीं आता तब तक तो ये जुबानी बातें रहेंगी, जुबानी जंग रहेगा। जनता की झोली में क्या दे पाए आप? विशाल जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए बहुत अच्छे हमारे साथी, पुराने हमारे मित्र रहे हैं। भाजपा में हमने मिलकर काम भी किया जी। सोच और समय कभी कभी अलग कदम उठाने के लिए बंदे को मजबूर कर देता है। मतलब आप कह रहे हैं दिल से भाजपा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आम आदमी के कट्टर समर्थक है विशाल जी। मैं बता दूं, आम आदमी का ही इनका दिल है, आम आदमी का ही चेहरा है, और मैं ये भी कह सकता हूं आम आदमी की भाषा बोल रहे हैं। राजकुमार जी ने ये बात छेड़ी है तो मैं बता देता हूं कि हाँ, मैं कभी बीजेपी में अपने छात्र जीवन के अंदर बीजेपी से जुड़ा जरूर था, लेकिन 1.5 साल के बाद मैंने वहां पर महसूस किया कि ये वो पार्टी नहीं है जो देश के लिए वास्तव में कुछ करने का जज्बा रखती है। कुछ क्यों? क्योंकि सारे उद्योगपति, सारे सरमाएदारों के लोग उसमें बैठे हुए हैं जो सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात करते हैं, जनता के प्रॉफिट की बात। मैं वहीं चर्चा को वापस ले जाना चाहता हूं कि जनता के पास क्या है। जी, आज एक देश का नागरिक आराम से सो सकता है, उसको ये बहुत तसल्ली रहती है कि मैं सुबह उठूंगा तो अपने घर में ही रहूंगा और कोई आसपास की डकैती मेरे आसपास नहीं पड़ी होगी। जी। सुबह जब वो
बाजार में खरीदारी करने जाता है तो अपने थैले को उसी अनुसार ले जाता है जिस तरह उसके जेब में पैसा रहता है। जी। पहले जेब में पैसा कम पड़ जाता था और वहाँ सब्जी भी उसे नहीं मिलती थी, जो एक सरकारी एक आम आदमी की जरूरत है। बहुत आराम से वो दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप सच बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सच, क्योंकि मैं अपने घर की खरीदारी तरकारी की खुद ही करता हूँ। आप दिल से यकीन से बोल रहे हैं। सब्जी लेने जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जी, जो इस देश के किसान के ऊपर पड़ी, उसका भी जिस अच्छी तरह से मोदी सरकार ने मुकाबला किया और किसान को संबल दिया, ये बात तो पूरे देश ने सराहा है। क्या ये आम आदमी के लिए तसल्ली की बात नहीं है कि उसको इतना सब कुछ होने के बाद भी, जिनकी 70% फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी। आप ये बताइए ना, किसानों को मिला क्या उसके अंदर? किसानों को आप देखिए, हरियाणा के अंदर आपकी सरकार आने के बाद यूरिया के जो कट्टे हैं वो थानों के अंदर मिल रहे हैं, और थाने में भी पुलिस वाले क्या कहते हैं, उनको लठ मार के भगा रहे हैं। इस हरियाणा को कृषि के अंदर सबसे ऊंचा माना जाता था, आज तक कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। ये आपकी सरकार आने के बाद ये घटना क्यों हुई? क्यों यूरिया के कट्टे मिलने मुश्किल हो गए? क्यों हरियाणा का किसान आज यहाँ पर आत्महत्याएं कर रहा है? के साथ रखेगी आज तक उसको उस बात का गुजरात और देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जरूर किसान आत्महत्या करते थे, ये हरियाणा के अंदर पहली बार हुआ जो हरियाणा के अंदर सरकार के अंदर खाद आई थी किसान हरियाणा के अंदर, उससे ज्यादा खाद मनोज सरकार के अंदर आई है कि नहीं आई? ये तो किसान आपको जवाब देगा। आप धरातल पर उतरिए, आप एसी कमरों में बैठकर ये मत बताइए कि आप यूरिया के कट्टे किसानों को दिलवा रहे हैं। आप जमीन पे उतरिए, हम वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, हमें मालूम है कि यूरिया का कट्टा मिलना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है। यूरिया के कट्टे की जो शॉर्टेज दिखाई गई है, वो आम आदमी जो विरोधी, सारी शॉर्टेज आप ही के वक्त में क्यों हो रही है? सारे काम आप ही के वक्त में क्यों हो रहे हैं? जी से आप बात कर रहे हैं, इस बात का जवाब क्या देंगे कि जो आप आम आदमी को राहत देने के नाम पर इस सरकार देश की सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, मनोहरलाल सरकार के अंदर, लेकिन उसके इस बात का जवाब दें। खेती का रकबा उतना ही है, कुछ कम ही हुआ होगा, और खाद का जो आने का खेती के रकबा से यूरिया के मिलने की क्या संबंध है? खेती कैसे हुई? खेती के रकबा से यूरिया के मिलने का क्या संबंध है? सीधा यूरिया तो सरकार की जिम्मेदारी है जो किसानों को उपलब्ध करवाया जाए। किसान और सरकार के बीच में यूरिया हो तब तो ठीक है, लेकिन किसान और सरकार के बीच में यूरिया के साथ पुलिस हो, ये किस बात की बात है? ये अत्याचार हो रहा है हरियाणा के किसानों के साथ। कारण रहा है, इसका जवाब दीजिए आप, ये क्यों ऐसा? मैं बता रहा हूँ आपको, उसका भी कारण रहा है कि कुछ अफसरों के ऊपर पुरानी सरकार की खाल चढ़ी हुई है, वो अभी सुधर नहीं रहे थे, लेकिन अब इस सरकार ने उन सबको सीधा कर दिया है। आप मुझे ये बताएं कि उस यूरिया की जो कमी को दर्शाया गया है, क्या वास्तव में कमी थी? देखिए, ये बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। मैं बीजेपी के उपाध्यक्ष हूँ। आप विश्वास के साथ बोलिए कि अधिकारियों पर पुरानी सरकार की खाल चढ़ी हुई थी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, और वो सुधर गए हैं। उसके बाद सरकार के अधिकारियों का आप काम देखें कि जब भी कोई पब्लिक के अंदर परेशानी आती है, तुरंत वो अधिकारी उठ के उस परेशानी को खत्म करते हैं। आप ग्रीवेंस कमेटी में भी हैं? बिल्कुल हैं। और आप मानते हैं कि अब अधिकारी सुधर गए हैं? अधिकारी तुरंत पब्लिक जी, अब आपकी बात अधिकारी सुनने लगे? अधिकारी तुरंत पब्लिक का नहीं सुन रहा है, करने लगे। आपसे सीधा सवाल, बात कह रहा हूँ, आपकी बात लोग सुनने लगे? राजकुमार बोहरा जी, सीधी बात कह रहा हूँ कि अधिकारी तुरंत पब्लिक की परेशानी को हल करने के लिए आज अपने दफ्तर से निकल के घर पे आ गए। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 8 महीने पहले, 8 या 6 महीने पहले जो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आई है इतने बहुमत के साथ, आज आप दोबारा चुनाव करा लीजिए, बीजेपी की जो पिछली 4 सीटें थी इस बार वो भी नहीं आएंगी। इतना बुरा हाल मचा दिया इन्होंने हरियाणा के अंदर। पूरा जनता त्राही कर रही है इस चीज के लिए। आप तो चाहते आम जनता को कुछ मिल नहीं रहा। आम आदमी पार्टी तो चाहती है पूरे देश में चुनाव। नहीं, क्यों? आम आदमी पार्टी नहीं चाहती। आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो हमारे नेता ये नहीं कहते कि हम बनारस से चुनाव लड़े, फिर केजरीवाल जी बनारस चले जाएं, फिर राहुल गांधी जी इसका अमेठी से लड़े, विश्वास जी अमेठी से लड़े। इसका जवाब अरविंद जी राष्ट्रीय चैनलों पे बहुत बार स्वयं दे चुके हैं। मैं इसके काबिल नहीं समझता कि मैं उनकी बात का जवाब मैं दूं। नहीं, आप चुनाव होने का मतलब क्या चाह रहे हैं? आप आम दोबारा चुनाव? मैं तो हरियाणा की जनता के लिए बता, हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर चुनाव हो जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी। बीजेपी ने जो हाल यहाँ की जनता का करा है, किसानों का करा है, किसानों को जो ये एक लालच देकर आए थे कि हम ये कर देंगे, आपकी जमीनों का हम दाम, किस फसलों का दाम ये कर देंगे। आज आप देखिए उनकी फसलों के दामों के 1/3 रेट भी नहीं मिल रहे हैं बाजार के अंदर। सीधा जवाब दीजिए मेरे एक सवाल। मंडी के अंदर उनके अनाज की खरीद नहीं हो पा रही है। सवाल आपसे है, देश में
पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार में हिंदुस्तान की शोहरत का, हिंदुस्तान की ताकत का सजदा हुआ है। क्या ये देश के लिए उपलब्धि नहीं? उपलब्धि हो सकता है। मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है उनकी यात्राओं को, तो हो सकता है मीडिया की नजर में ये उपलब्धि गिनी जा रही है। यात्रा थी आपके मैं तो इन सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि इस देश के विदेश मंत्री हैं? विदेश मंत्री जिनकी जो है वो तो इस देश के अंदर रहती हैं, यहाँ पर अपनी घर के कामों को करती हैं, और इनके प्रधानमंत्री जी जो है विदेशों के अंदर जानकारी देश के अंदर इतना रुतबा बढ़ा हुआ है, एक साल के अंदर इतनी यात्रा, 20 देशों के नागरिकों को जमीन से निकाल के अभी तक इस देश को क्या फायदा मिला है? क्या हुआ? कोई बड़ा बिजनेस प्लांट यहाँ पर लगा इस देश के अंदर? आप मेरे को बता दीजिए। उनके वहाँ आने के बाद एक दिन में लग जाते हैं बड़े बिजनेस प्लांट एक दिन कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए, कोई धरातल पे कुछ चीज दिखाई तो देनी चाहिए कि इस तरह का काम हो रहा है। 30% आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी है। मैं आपको इसका उदाहरण देता, आप कह रहे हैं कि ये MOU साइन किए, ये करके लाए। मैं आज मैं लेके नहीं आया, लेकिन मैं एक RTI दिखाऊंगा। उस RTI को PMO से निकलवाया गया, उसमें जो अमेरिका की यात्रा अरविंद जी कर आए थे, नरेंद्र जी करके आए थे, नरेंद्र मोदी जी, उस MOU के अंदर लिखा है कि वहां पर उन्होंने किसी भी तरह का कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। क्या है वो? अमेरिका की यात्रा क्या था? बीजेपी झूठ बोल रही है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है झूठ बोल रही हो सकता है झूठ, या प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से जो RTI निकली है वो क्या है? जो यात्रा, मेरा सवाल आपसे ये था, जो देश का स्वाभिमान विदेशों में बढ़ा है, क्या ये अच्छे दिन की शुरुआत नहीं है? स्वाभिमान बढ़ने से क्या देश के जनता के, आम जनता का कुछ भला हुआ? आपने अभी क्या धरातल पे आपको दिखाई स्वाभिमान बढ़ने? अभी देखिए, आप एक काल्पनिक करो कि मैं ये करके आऊंगा और उससे ये काम हो जाएगा, उससे जनता का पेट नहीं भरता, उससे जनताओं की समस्याओं का समाधान नहीं होता। आपको धरातल पे दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में उन यात्राओं से वास्तविक में धरातल पर क्या काम हुआ, जनता को क्या चीज फायदा मिला। एक सवाल विशाल जी, आप प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं? हम प्रधानमंत्री से उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम जो जनता आज महंगाई से त्रस्त है जी, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, जो इन्होंने वादा किया था कि हम हर चीज को सस्ती करेंगे, रेल यात्राओं को सस्ता करेंगे, पेट्रोल को सस्ता करेंगे, गैस सिलेंडर को सस्ता करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो। कम से कम इन पे थोड़ा बहुत तो कार्य कीजिए। जो आपको एक मौका मिला, जो पेट्रोलियम के दाम इतने नीचे आए, उसका फायदा कुछ तो देते, कुछ समय के लिए तो जनता को देते। होने के नाते इनके जो आरोप लगाने की ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, लगनी भी चाहिए। विपक्षी के नाते इनकी एक जिम्मेवारी बनी। ये तो जनता निर्णय लेगी कि वो गैस सिलेंडर 200 रुपए से लेकर आज 615 रुपए बिक रहा है। ये शायद इनकी जानकारी सब्सिडी बैंक में आ रही सीधी। ये किसकी स्कीम थी? किसकी स्कीम? ये केजरीवाल जी की स्कीम थी शायद। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन ये कांग्रेस की स्कीम थी, जिसको आप विपक्ष में बैठ के उस टाइम पूरे तरीके से नकारते रहे। आप FDI को आपके यूटर्न इतने हो गए, FDI को नकारते रहे। आपने आती FDI लागू कर दी। आप क्या कहते हैं, इसको मनरेगा को नकारते रहे कि हम मनरेगा हटाएंगे। मनरेगा को भी आपने चालू रखा हुआ है। किसी की भी हो, उसे लागू करने में क्या नुकसान है? आप ये बताइए। अच्छी स्कीम नहीं, जो ये आप विपक्ष में कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठ के ये आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष में तो आप भी बैठ के पिछले 10 साल से आरोप लगा रहे थे इन्हीं सारी चीजों के ऊपर, लेकिन आपने आते ही वापस वही चीजें क्यों लागू कर दी? राजकुमार बोहरा जी, जो चीज अच्छी है, मेरा एक सवाल सीधा आपसे है, 5 ऐसी बड़ी उपलब्धियां बताएं जिस पर देश गर्व करे मोदी सरकार की। 5 बड़ी उपलब्धियां। सबसे पहले सरकार जिस दिन बनी जी, पहली कैबिनेट बैठक के अंदर काले धन को लाने के लिए SIT का गठन हुआ। आज तक बातों में बात हो रही थी, लेकिन माफ कीजिए, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है उसको थोड़ा सा जी, वो कोर्ट के ऑर्डर से बनी है SIT। सुप्रीम कोर्ट पिछले 11 साल से इसके ऊपर काम कर रही थी। आखिरी निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट का। सब आप उठा के देखेंगे तो आदेश दूसरी उपलब्धि, हिंदुस्तान का विदेश के अंदर और हिंदुस्तान के नागरिक का अपने देश के अंदर माथा ऊंचा हुआ है। तीसरी उपलब्धि, आने वाले समय के अंदर जो इंडस्ट्रीज हमारे पास आने वाली हैं, 32% हमारा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट जो वो बढ़ चुका है। और उसके बाद जो 4.5 लाख लोगों ने सब्सिडी वाला सिलेंडर वापस किया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस राज के अंदर अरबपति भी सिलेंडर सब्सिडी से ले रहा था, लेकिन भाजपा के राज, मोदी जी के राज के अंदर 4.5 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी सिलेंडर वापस करी है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 ऐसे आरोप विशाल जी आपकी तरफ से जो सपने अभी तक सपने ही रह गए। देखिए, सपना सपना ही है।
जी इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, जी, वो एक बड़ा सपना है, ये सपना ही रहेगा इस देश के लिए। ये बद्दुआ दे रहे देश को आप? मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन जो इनकी नीतियां हैं, जो इनके वो हैं, उस हिसाब से तो ये बद्दुआ ही लग रही है देश के ऊपर कि इन्होंने गलत एकदम लोगों को भ्रमित किया कि हम एकदम बना देंगे। जादूगर, वो बातों के जादूगर हैं, उन्होंने आंकड़ों के जादूगर, बातों के जादूगर हैं, लोगों को अपनी बातों के अंदर वो मिठाइयां खिला रहे हैं, वो देश को इतनी तरक्की दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है किसी भी तरीके। ये किसी तरीके से दिखाएं तो सही, एक आम जनता को दिखाएं तो सही कि मैं तुम्हारे पेट्रोल के दाम कम कर सकता हूँ, होते हुए भी नजर से काला चश्मा हटा लो, सब कुछ ये कुछ चीज तो दिखाएं किसी तरीके से। चलो ये तो कहते हैं कि हमने काला चश्मा, ये इतने बड़े अहंकार में आ गई है बीजेपी पार्टी, ये कहते हैं कि हमें पता नहीं कितना बहुमत मिला। अहंकार की बात ना करें आप तो बेहतर है, अहंकार की बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि ऐसे लोगों के तो पीछे लात मार के निकाल देना चाहिए। इससे बड़ा अहंकार और किसी नेता का न देश ने सुना है न शायद सुनेगा। ये मैंने भी सुना है, पूरे देश ने सुना है, और ये केजरीवाल जी की बात है, उस आदमी के लिए है जिन्होंने पार्टी को बनाया है, सबसे बड़ा फंड दिया। पार्टी के अंदर अहंकार की बात मत कीजिए, अहंकार की बात मत कीजिए, नेता के अहंकार की बात कर रहे थे आप। मेरा सीधा जवाब है आपको, आपने बहुत नहीं, दो आदमियों की बात नहीं थी, ये जनमंच पे बात थी। ये अहंकार दो व्यक्ति कोई आप थे, आपके एक मुख्यमंत्री की, एक जिम्मेदार और आपके संयोजक की बात थी, ये अहंकार की बात थी। आप सिर्फ इतना आरोप मत लगाइए। आप मोदी सर किसी दो व्यक्ति के बीच की बात को आप सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से आपके लोग कर रहे हैं, मीडिया ने नहीं किया है, आपके लोगों ने किया है। जिसने भी इसमें मैंने किया है क्या? राजकुमार बोहरा जी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, किसने किया है? या तो बोलने वाले ने किया या सुनने वाले ने किया। लेकिन दो व्यक्तियों के बीच दो व्यक्ति कौन थे? दो व्यक्ति आम आदमी पार्टी के थे, दोनों ही व्यक्ति आम आदमी पार्टी के थे, दोनों ही जिम्मेदार थे। या तो कहने वाले ने किया है, सुनने वाले ने किया है, उसमें हमारा क्या दोष है? नहीं, आपका दोष कौन दे रहा है? तो अहंकार कुछ अहंकारी कौन हुआ? उसमें अहंकार क्या ये भाषा है क्या शालीनता की? उसमें इस भाषा को क्या देश में कोई बर्दाश्त करेगा क्या? अहंकार किसके पास है? अहंकार को जनता ने सुना है। ये बेहतर विकल्प होता कि आप ये कहें, आप अपनी बातों को उन्हीं जवाब में दें जो जनता सुनना चाहती है, ताकि आप भी आरोप के घेरे में ना आए। मैं आपसे 5 विफलताएं पूछ रहा हूं। मैं 5 विफलताएं आपको व्यक्तिगत गुण मत बताइए, अहंकार व्यक्तिगत गुण है। मैं पार्टी का अहंकार की जी बात करी, बताइए। किसी के व्यक्तिगत मैंने अहंकार की बात अहंकार का जवाब आपको दिया है। चलिए उस पर आप अलग है, उस पर वापसी मानते हैं, कभी करेंगे, और उस पर मानते हैं कि आपने गलती से एक बात कह दी। मैं वो उस पर जवाब देंगे, कभी अलग उस पर जवाब देंगे। आप अभी मैं सार्वजनिक जवाब मांग रहा हूँ। अभी मैं आपको इनकी 5 विफलताएं बताता जी। हूँ कि 5 विफलताएं यही है कि जो महंगाई बिल्कुल भी कम नहीं हुई है देश के अंदर, जी। आम आदमी त्रस्त है, किसानों का बुरा हाल है जी। किसान जो एक उम्मीद के साथ आया था कि उनको जो उनकी पैदावार है उसका कुछ अच्छा मुआवजा मिलेगा, तो वो उनको नहीं मिला फसलों का जी। और क्या कहते हैं, जो इन्होंने क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर वादे किए थे बड़े बड़े, वो बिल्कुल नहीं निभाए हैं जी। मौका होते हुए नहीं निभा पाए जी। बिल्कुल भी। 3 हो गए जी। और याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इन्होंने डिफेंस के अंदर 13,000 करोड़ की कमी कर दी। इन्होंने क्या कहते हैं जब विपक्ष को सरकार की नाकामियां गिनने में वक्त लग जाए तो ये बात समझनी चाहिए कि उसकी कामयाबियां ज्यादा होंगी, उसकी खूबियां ज्यादा होंगी, और कहीं ना कहीं अगर आम जनता उससे जुड़ी हुई है, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आज ही बड़े बड़े अखबारों में खबर छपी है कि आम जन के दिल में अभी भी सरकार के लिए प्यार है, सहयोग की भावना है। वो भले ही बड़ी परियोजनाओं को आने में वक्त लगे, लेकिन विशाल जी ने अपनी बात आम आदमी के पक्ष को रखा और ये कहते हैं कि जो सपने मोदी सरकार ने दिखाए थे वो आज भी हवा हवाई है, जमीन पर नहीं आए। विशाल जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार बोहरा जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और इस चर्चा को गर्म किया, बातें जनता तक पहुंचाई, जिसकी आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। तो ये थी आज की बहस, 1 साल नमो नमो में। फिर कल किसी और पार्टी के नेताओं के साथ हम जुड़ेंगे यहां पर और जानेंगे कि क्या जो सपने मोदी सरकार ने दिखाए थे वो जमीन पर आए या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए खबर 24।